नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये चौथी क्लास है। ठीक, और चैप्टर का नाम है वायु। तो आज हम वायु के बारे में देखेंगे। ठीक, चैप्टर में चलने से पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि वायुमंडल, हम पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे अब हो गया कि हमारी पृथ्वी हो गई ना, ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के भाई चारों तरफ विभिन्न स्तरीय गैसों का मंडल है। विभिन्न स्तरीय ऐसे गैसें हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, वायुमंडल कह रहे हैं। ठीक, इसके कई स्तर हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसमें है क्या क्या चीज़ भैया, इसमें है गैसें, ठीक, इसमें है जलवाष्प और इसमें है क्या, एरोसोल। एरोसोल, ठीक, एरोसोल मतलब क्या होता है, धूल कण, धूल कण, पानी, ठीक, इन सब से मिलकर के क्या बना हुआ है, ये वायुमंडल। ठीक, तो आई थिंक बात समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर में देखेंगे कि भैया क्या है वायुमंडल। ठीक, और इसके बारे में ये हमारा चैप्टर क्या बताता है। चलिए, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कि हमारी जो पृथ्वी है ये चारों ओर से भैया किससे घिरी हुई है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। कौन, हमारी पृथ्वी। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक, अब देखिए पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर होते हैं। ठीक, मतलब सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ये सूर्य की किरणों से जो हानिकारक किरणें उनसे रक्षा करता है हमारी। ठीक, और क्या है भैया, ये एक चीज़ और याद रखिए कि यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बना रखा है। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात हो गई कि पृथ्वी क्या है, ये वायुमंडल क्या है भैया, कि पृथ्वी को चारों तरफ से वायु द्वारा घिरा हुआ है, वही वायुमंडल है। ठीक, यह क्या करता है, सांस लेने के लिए वायु देता है, सूर्य की किरणें, हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। इसी के कारण तापमान स्थिर बना रहता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक, चलिए अब देखिए कि वायुमंडल का संगठन देख लीजिए। वायुमंडल का संगठन का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ है, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें मिल देंगी आपको। तो इसमें देख लीजिए भैया, पहली बात तो ये है कि जो वायुमंडल है ना, ये क्या होता है भैया, इसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक, वायु का उपयोग, ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है भैया, गैसों का मिश्रण। और एक चीज़ और याद रखिए, जो ये वायुमंडल है ना, एक चीज़ याद रखिए क्या, कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। यांत्रिक मिश्रण याद रखिएगा, वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। ठीक, तो अब संगठन में क्या क्या भैया इसमें है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो ऐसी गैसें हैं ना भैया जिनसे वायुमंडल का सबसे अधिक भाग बनता है। लगभग 99% भाग ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही बना देते हैं। ये देखिए, ये एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए कि देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है भैया, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%। ठीक, तो ये हो गया पहले नंबर पर, ये हो गया दूसरे नंबर पर। ठीक, तीसरे नंबर पर क्या है, आर्गन कितना है, 0.93%। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। उसके बाद सभी गैसें मिल करके ये पूरा वायुमंडल का संगठन है। ठीक, सबसे अधिक क्या होता है भैया, सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ठीक, तो अब ये देख लीजिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक, इसके अलावा भैया गैसों के अलावा क्या है, धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। ठीक, ये चित्र आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन भैया वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, पता ही है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, और क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आदमी क्या है ना, जब सांस लेता है ना, तो सांस लेते समय वो नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर चली जाती है, लेकिन जितना लेता है उतना ही बाहर कर देता है। पौधों को भैया, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है।
कैसे, अब देख लीजिए, जो पौधे होते हैं ना सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, सीधे वायुमंडल से वो नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे, फिर कहाँ से लेंगे, जो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में ना कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देंगे, ठीक, जिससे क्या होगा कि पौधे इसका उपयोग कर पाएँ। दूसरी बात है भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा ये गैस मिल रही है पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर यही गैस है, ठीक। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक, मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कौन, मनुष्य और पशु लेते हैं। और हरे पौधे क्या करते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी मनुष्य और पशु जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है और जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है भैया बनी रहती है, जो संतुलन है वो बना रहता है, यानी पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और मानव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक। अच्छा, एक छोटी छोटी एक और बात है, देख लीजिए कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है, ये क्या करती है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक। अभी हमने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब ये एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, एक फैक्ट है यहाँ पर, ये देखिए भैया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं हम कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक, ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया आपका सूर्य, और यहाँ से किरणें ऐसे सोलर रेडिएशन पृथ्वी तक आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ठीक, और पृथ्वी से टकराने के बाद टकरा करके ये वापस भी जाएंगी ना ऐसे। तो जो किरणें आ रही हैं ना ये होती हैं लघु सौर तरंगें, ठीक, लघु सौर तरंगें हैं। लेकिन जो ये वापस जा रही पृथ्वी से टकरा करके ऐसे जो वापस जा रही ना ये होती हैं क्या भैया, दीर्घ सौर तरंगें हैं, ठीक, ये दीर्घ सौर तरंगें हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वायुमंडल में है ही, आपको पता ही है कि अब ये है इसके पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो ये हमारा जो वायुमंडल है ना ये लघु सौर तरंगों के लिए तो पारदर्शी है, मतलब लघु सौर तरंगें जो हैं ये सीधे वायुमंडल के जरिए पृथ्वी तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन भैया जो पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्ट होती है दीर्घ सौर तरंगों के लिए ये अपारदर्शी होती हैं, ठीक। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना ये क्या करती है कि दीर्घ तरंगों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती, अपने पास रख लेती है और इसे दोबारा फिर पृथ्वी पर ही भेज देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा वायुमंडल ना धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है, मतलब प्रेशर कुकर की तरह स्थिति बनने लगती है। मोटी मोटी बात ऐसे समझ लिए कि सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं लघु सौर तरंगें वो पृथ्वी तक आ जाती हैं, इसके लिए तो भैया ये पारदर्शी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आसानी से आने देती है। लेकिन पृथ्वी से जो दीर्घ तरंगें, याद रखिएगा दीर्घ तरंगें जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो करके वापस जाने लगती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको जाने नहीं देती बल्कि रोक लेती है, ठीक, सोख लेती है और धीरे ये क्या करती है गर्म कर देती है पृथ्वी को। इसीलिए तो ये क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। यही तो है कि इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कह रहे हैं, यह ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या करती है ग्रीन हाउस गैस है। तो समझ में आया बात। पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट को ठीक से समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक सेकेंड देखिए,
तो जो भैया कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर क्या करती है, पृथ्वी से विकिरित कह रहे, देख लेना, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस पैदा करती है। मतलब ये सूर्य से निकलने वाली किरणों को आने दे रही, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक ले रही है। तो भैया इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं। ठीक, और क्या होता है भैया, इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना संभव हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी लाभदायक है। कैसे भैया, कि ये क्या करती है कि जो सूर्य से किरणें वापस जा रही हैं इनको रोक ले रही है, दीर्घ तरंगों को, जिससे क्या है कि पृथ्वी का जो एक निश्चित तापमान है ना वो बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती ना तो क्या कह रहा है यहीं पर देख लीजिए कि पृथ्वी जो है ना वो बहुत ठंडी हो जाती। क्या हो जाती, जो पृथ्वी है ना ये बहुत ठंडी हो जाती, और जब ये बहुत ठंडी हो जाती तो जीवन संभव नहीं था। लेकिन बात क्या है ना कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तब समस्या खड़ी हो रही है। देखिए क्या हो जा रहा है कि कारखानों से, कार के धुओं से वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊष्मा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। यही तो है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए इसी क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो पृथ्वी का तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जब पृथ्वी का तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी और गर्म हो जाएगी। तो इसी कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है भैया कि पहली बात तो ये बर्फ़ पिघलने लगती है, जो ठंडे प्रदेश में बर्फ़ जमी हुई है ये पिघलने लगती हैं। इससे क्या होता है भैया, जो समुद्र का जल स्तर है ना वो बढ़ने लगता है, और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से पता ही क्या होगा कि भैया तटीय एरिया में बाढ़ आने लगेगी, है ना, जिससे क्या हो जाएगा कि जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा और कुछ पौधों एवं पशुओं भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बताया। इतना याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना भैया वो क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ तक बातें हो गई थी। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि भैया जब वायु गर्म होती है ना तो क्या होता है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, याद रखिएगा। ठीक, और ठंडी वायु क्या होता है, सघन होती है, भारी होती है। इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया वायु चक्र। ठीक, तो मोटी मोटी बात ऐसे समझ लीजिए, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ऐसे समझिए कि वायु चक्र क्या है। वायु चक्र ऐसे समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस एरिया में अगर यहाँ पर का तापमान ज़्यादा है ना, कहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ का तापमान हाई टेम्परेचर है, तो जहाँ हाई टेम्परेचर होगा ना वहाँ पर हवा गर्म होकर के क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऐसे हवा जब ऊपर उठेगी तो इस पूरे एरिया में खाली स्थान बन जाएगा ना, तो वायु दाब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ हाई टेम्परेचर हो गया वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा ना, यहाँ पर खाली स्थान हो गया। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए ना ठंडी हवा बहुत तेज़ी से इधर आने लगेगी, इधर बहने लगेगी। ठीक है ना, कम दाब की तरफ, कहाँ से, हाई प्रेशर की तरफ से। यहाँ जहाँ हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब से हवा क्या हो जाएगी, निम्न दाब की ओर बहने लगेगी। ठीक है ना, तो अब देखिए जब यहाँ पर निम्न दाब की वजह से हवा आने लगी तो अब यहाँ पर इस एरिया में धीरे धीरे खाली स्थान हो जाएगा ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर की हवा है ना भाई, ऊपर की हवा है वो हवा यहाँ पर ऐसे नीचे उतरेगी, ऊपर की हवा यहाँ पर ऐसे नीचे उतरेगी इस खाली स्थान को भरने के लिए। और यहाँ से जब नीचे आएगी तो ये हवा कुछ इधर बहने लगेगी। ठीक है ना, अब जब नीचे उतर रही है हवा तो ये भी तो दिक्कत है ना कि यहाँ पर जो हवाएं हैं ऊपर, यहाँ भाई खाली स्थान हो जा रहा है, तो इसको भरने के लिए ना भाई इधर की हवा इधर जाने लगेगी। ठीक, तो ये हवा जो ऊपर उठी थी ये हवा मुड़ के फिर से इधर आने लगेगी और यहाँ आकर के ठंडी हो जाएगी और नीचे उतरने लगेगी। तो इस तरीके से पूरा क्या बन जा रहा है ना, पूरा एक चक्र बन जा रहा है। ये पृथ्वी का सरफेस है मान लीजिए। ठीक, ये हो गया पृथ्वी का सरफेस, और पृथ्वी के सरफेस तो इस तरीके से एक चक्र बन रहा है।
इसी चक्र को क्या करें मेरे भाई, इसी चक्र को कह रहे हैं वायु चक्र। ठीक, एयर साइकिल याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया एयर साइकिल, बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए फिर आगे चलिए, देखिए वायुमंडल की संरचना देख लेंगे भैया कि वायुमंडल की क्या संरचना है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि हमारा वायुमंडल जो है ना 5 स्तरों में विभाजित है। कितने स्तरों में भैया, 5 स्तरों में विभाजित है, जो कहाँ से, पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो पृथ्वी की सतह से आरंभ होगा तो पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ठीक, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा है भैया, क्षोभ मंडल। ये देखिए एक चित्र है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक, ये देखिए सबसे पहले क्या है भैया, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही ये माउंट एवरेस्ट है, ये देख रहे हैं बादल उदल सब इसी में देख रहे हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर जब जाएंगे 10 किलोमीटर के आसपास मिलेगा क्षोभ सीमा। ठीक, क्षोभ सीमा से लेकर के ये देख रहे हैं, क्षोभ सीमा से यहाँ तक क्या है आपका समताप मंडल। ठीक, और समताप मंडल के बाद क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या है, बाह्य मंडल। बाह्य के मंडल के बाद क्या है, बहिर्मंडल। ठीक, ये चित्र बहुत अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ऐसे समझ लीजिए। ये सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में ये पृथ्वी का सतह हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये किलोमीटर दिखा रहे हैं, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहेगा क्षोभ सीमा। और देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या बता रही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ये तापमान घट रहा है। इधर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है तापमान। ऊपर जाने पर तापमान घटेगा। फिर कुछ दूर ऊपर जाएंगे तो तापमान बराबर रहे, कहाँ पर, समताप मंडल में। समताप मंडल में ही नीचे भाग में देखेंगे तो यहीं पर ओजोन परत आपको मिल जाएगी। याद रखिए समताप मंडल में ये क्या, ओजोन परत, और हवाई जहाज़ वगैरह सब यहीं उड़ते हैं। ठीक, अब देखिए ये बात समझ में आई। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका समताप मंडल। अब यहाँ देखिए समताप मंडल के बाद ये 50 किलोमीटर के आसपास जब पहुँचेंगे तो यहीं आपको मिलेगा समताप सीमा। ठीक, समताप सीमा मिलेगा, और समताप सीमा के ऊपर क्या मिलेगा, मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल में क्या देख रहे हैं कि तापमान अब धीरे धीरे फिर से कम होता जा रहा है, फिर तापमान धीरे धीरे घट रहा है। ठीक, और घटते घटते ये देख लिए कहाँ, 80 किलोमीटर के आसपास तापमान एकदम यहाँ पर आ गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया तापमान। अब देखिए ये हो गया आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद ऊपरी सीमा, मध्य मंडल के ऊपरी सीमा जो होती है वो कहलाती है मध्य सीमा। ठीक, और मध्य सीमा के ऊपर देखिए क्या है, मध्य सीमा के ऊपर है आपका बहिर्मंडल। ठीक, बाह्य वायुमंडल कह रहे हैं। तो ये कहाँ है, मध्य सीमा से लेकर के ये 400 किलोमीटर के आसपास बाह्य सीमा है, और बाह्य सीमा के ऊपर क्या है, बहिर्मंडल। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भैया जो क्षोभ मंडल है, याद रखिए ये क्षोभ मंडल से लेकर कहाँ, बहिर्मंडल तक पूरा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल के कितने स्तर हैं, इस वायुमंडल के हैं 5 स्तर। ठीक, अभी आपने देख लिया तो कौन सा है ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले आप देखिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है भैया, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत बताया जा रहा है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर। एवरेज जो है ना इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, लेकिन ये जानते हैं ना हर जगह ये बराबर भी नहीं है ना, समुद्र तल पर ही मापते हैं इसको। तो भैया इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। ठीक, इसी वायुमंडल में क्या है, हम सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं जो है ना वो सब इसी मंडल में घटती, याद रखिए। ये देखिए मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी में घटती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, सब इसी परत के अंदर ही घटती हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर था ना ये क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल में देख लीजिए ये है क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या कह रहा है, क्षोभ सीमा कह रहा है। और इस पे जैसे जैसे ऊंचाई आप बढ़ेगी ना तापमान घटता जाएगा। ठीक, और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, ओजोन लेयर है। किसमें, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होता है, जहाज सभी ही उड़ती हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो ये आगे है समताप मंडल। ठीक, तो भैया समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है, ये पता ही चल गया। ठीक, कहाँ तक है भैया, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक, यह परत बादलों मौसमी घटनाओं से मुक्त है, मतलब बादल मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं घटती हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं ना कि यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत अच्छा आदर्श स्थिति है। ठीक, और इसके
इसी परत के देख लीजिए, इसी परत में ओजोन गैस की परत होती है। मैंने अभी दिखाया ही कि समताप मंडल में ही सबसे निचली सीमा पर क्या है, ओजोन गैस है, ठीक। और ओजोन क्या करती है भैया, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसों से क्या करती है, हानिकारक गैसों और किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, याद रखिएगा। इसके बाद है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल क्या भैया, यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर। अभी हमने देखा ये मध्यमंडल है, ठीक। मध्यमंडल में तापमान ना धीरे धीरे कम होता जाता है, ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक। तो याद रखिएगा भैया, मध्यमंडल का क्या है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना, ये मध्यमंडल में ही जल जाते हैं। उसके बाद है वायु वायुमंडल। वायु वायुमंडल भैया क्या है, अच्छा कभी कभी ना इसको आयतन मंडल भी बोलते हैं, आयतन मंडल, ठीक, ये याद रखिएगा। तो वायुमंडल हो गया। वायुमंडल में क्या है भैया कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये है ना वायुमंडल, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई से आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके ऐसे तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद तापमान बढ़ता ही जाता है, लेकिन मध्य सीमा के बाद से ही तापमान बढ़ने लगता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या हो रहा है, तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है, ठीक। याद रखिएगा आयन मंडल इस परत का एक भाग है, याद रखिएगा आयन मंडल इस परत का भाग है, किसका, वायुमंडल का, याद रखिएगा। आयन मंडल इसी का हिस्सा, आयतन मंडल भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम में आता है, आयन मंडल याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये आयन मंडल इस परत का भाग है। किस परत का भाग है, बाह्य वायुमंडल का भाग है, ठीक। 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला है। और याद रखिए जो रेडियो संचार है ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, याद रखिएगा। रेडियो संचार के लिए वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे ना, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। तो याद रखिए ये सब आयन मंडल से होता है। और आयन मंडल कहाँ होता है, बाह्य वायुमंडल का ही भाग है। उसके बाद क्या है, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल ही कह रहे हैं भैया। यह वायु की पतली परत होती है, कौन, बहिर्मंडल, ठीक। यहाँ पर क्या है, हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक। ये मोटी मोटी बात हो गई वायुमंडल के स्तर की। अब ये क्या भैया, मौसम एवं जलवायु देख लीजिए। मौसम क्या है, मौसम क्या भैया, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब तुरंत क्षण भर में मौसम बदल जाता है ना, मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह, वही चीज़ है कि मतलब क्षण भर में कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक। जैसे आर्द्र एवं गर्म मौसम है तो कभी भी बरसात होने लगेगी, कभी भी धूप निकल आएगी। तो इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन में जो बदलाव हो रहा है भैया, वही क्या है, मौसम। देखिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है ना, ये कि मौसम क्या है, नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जलवायु है ना भाई, ये देखिए जो जलवायु है ना, ये दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम, उस स्थान का जलवायु, याद रखिए। जलवायु क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम के बाद चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि आज क्षण भर में चीज़ें बदल जाएंगी। मौसम तो बीच बीच में बदलता रहता है, ये वो डेली का उसका अलग अलग अपना है। लेकिन जो जलवायु है ना, जलवायु एक लॉन्ग टर्म में बदलती है, ठीक। तो जलवायु मोटी मोटी बात क्या है कि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम, उस स्थान की क्या होती है, जलवायु होती है, याद रखिएगा, ठीक। ये एक चीज़ और जान लीजिए कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है ना भैया, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त करती है। यानी सूर्य से जितनी एनर्जी निकलती है ना पृथ्वी के लिए, जितनी एनर्जी, तो पृथ्वी कितना पाती है, जितनी एनर्जी निकल रही उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा ही केवल पृथ्वी पे आता है, बाकी सब अंतरिक्ष में तितर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ठीक। तब भी देखिए कितना गर्म हो जाती है पृथ्वी। गर्मी के दिनों में तो भैया इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि आदमी रह नहीं पाता, ठीक। तो ये है ना तापमापी, तापमान मापता है। वायुदाब मापी, वायुदाब मापता है, इसी को बैरोमीटर कहते हैं। क्या होता है भैया, बैरोमीटर। तो जो बैरोमीटर है ना, ये क्या करता है, वायुदाब मापता है, ठीक, याद रखिएगा। ये देखिए उसके बाद ये वात दिग्दर्शी है, पवन की दिशा मापता है। वर्षा मापी यानी रेन गेज, वर्षा मापने वाला यंत्र है, याद रखिएगा। चलिए तो अब तापमान देख ले भैया। तापमान क्या है भैया,
कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही तो क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। कि यानी वायु में क्या है, टेम्परेचर और कोल्ड मतलब ठंडा और गर्म का जो परिणाम निकल रहा है वही क्या है, तापमान है। ठीक, और तापमान क्या होता है भैया, ऋतु के अनुसार बदलता जाता है ना। जैसे अब क्या होता है कि ठंडी के दिनों में क्या हो, बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठंडी लगने लगेगी। ठीक, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पृथ्वी जो है उस पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से आती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसका मतलब तापमान बढ़ गया। तो ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलता रहता है, याद रखिएगा। एक शब्द है आतपन। आतपन मतलब देखिए सूर्यातप होता है। तो सूर्यातप क्या है भैया, कि ऐसे समझ लीजिए कि जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, क्या होता है, आतपन है। ठीक, जैसे अब मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया, सूर्य से जो ऊर्जा निकली यहाँ पर आई पृथ्वी पर। ठीक, तो पृथ्वी ने क्या किया कि कुछ ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रोक लिया, उसे जाने नहीं दिया। उसी को क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। इसे कह रहे सूर्यातप। यानी जो सूर्य से ऐसे सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ठीक, वो क्या भैया, आतपन। आतपन मतलब सूर्यातप की मात्रा। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए कि आतपन क्या भैया, सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। कैसे, यह बात ऐसे समझ लीजिए, यहाँ समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक, अब देखिए सूर्य से जो किरणें ऐसे आएंगी ना पृथ्वी पर, ऐसे आएंगी, और आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा है ऐसे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर है कर्क रेखा, इधर है मकर रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रहा है ना, ये भूमध्य रेखा के आसपास एकदम सीधा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पे जा रहे हैं, देखिए ध्रुवों पे क्या होगा, ये तिरछा पड़ने लगेगा, ऐसे एकदम सीधा नहीं आएगा, तिरछा पड़ने लगेगा। और तिरछा पड़ने की वजह से क्या होगा कि जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया का तापमान ज़्यादा रहेगा, और ये भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे तापमान कम रहेगा। क्यों तापमान कम रहेगा, क्योंकि सूर्य की जो किरण है ना वो ध्रुवों पर तिरछी पड़ रही है, भूमध्य रेखा पर एकदम सीधा सीधा आ रही है। यही कारण है कि ध्रुवों के आसपास सूर्यातप भी यानी आतपन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से पोल पर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आतपन की मात्रा भी कम होती जा रही है। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही थी कि आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यानी भूमध्य रेखा के आसपास तापमान ज़्यादा रहेगा, ध्रुवों पर जाने लगेंगे तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक, चलिए यह देख लीजिए कि जो तापमान को मापने की मानक जो इकाई है ना वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखिएगा। और इसका आविष्कार किसने किया था कि भैया एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। याद रखिए एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक, यानी पानी जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जमने कम हो जाता है, उसके बाद और कम हो 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है भैया, उबलने लगता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए जो नगर होता है, नगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहाँ पर भवन गर्म होता है तो वायु को रोक लेती है, जिससे क्या हो जाता है, नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, और उसके बाद अब ये देख लीजिए वायुदाब क्या होता है भैया। ये देखिए वायुदाब क्या है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ठीक, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए कैसा हो रहा है, क्योंकि वायु का जो दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक, इस पॉइंट को ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं हम कि ये आप हो गए। ठीक, ये आप हो गए और ये आप क्या है, चारों तरफ से वायुमंडल से घिरे हुए हैं, ऐसे चारों तरफ से वायुमंडल से घिरे हुए हैं, है ना, चारों तरफ से वायुमंडल से घिरे हुए हैं। अब देखिए
आपके शरीर के अंदर का भी कुछ वायु दाब होगा और बाहर भी वायु दाब होगा। तो ये जो बाहर वायु दाब है ना, ये क्या कर रहा है, आपके शरीर पर चारों तरफ से हवा का दबाव लगा रहा है, यानी चारों तरफ से हवा का दबाव लगा रहा है। लेकिन आप क्या हो रहा है कि चारों तरफ से जब आपके ऊपर ये दबाव लग रहा है तो आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब यही आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे ना, तो पहाड़ों पर वायुदाब कम मिलेगा। जब ये वायुदाब कम मिलेगा तो आपके शरीर का अंदर का वायुदाब ज़्यादा है, तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगी, दिक्कत होने लगती है ना, सांस उस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि यहाँ का वायुदाब कम है। ठीक जी, क्योंकि आपको पता है कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। जब ऊपर चले गए तो ऊपर हाई प्रेशर है ही नहीं, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर मिल गया तो अब क्या कहती हवा जो है ठीक से आपके शरीर के अंदर जाएगी ही नहीं। जब जाएगी नहीं तो क्या होगा, सांस लेने वगैरह में दिक्कत होने लगेगी। ठीक, तो वही बात है यहाँ पर कहा जा रहा है वायुदाब क्या है भैया, कि आप जो है ना वायुदाब में आप चारों दिशाओं से आप घिरे हो, किससे, वायुदाब से। ठीक, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, जो अंदर हमारा वायुदाब है वो बाहर बल लगाएगा और बाहर की वायु अंदर बल लगाएगी। ठीक, जिससे संतुलन बना रहता है। ठीक, और दोनों लगभग होने चाहिए, इस तरीके से नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है भैया, कि जो पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ठीक, सिंपल बात है ये कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। अभी देखिए जब आपके ऊपर दाब लग रहा था, आप चारों तरफ से घिरे हुए थे, तो एक तो वो दाब हो गया। दूसरा ये वाला पॉइंट ये कह रहा है भैया कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है, तो पृथ्वी पर भी तो दाब लगा रहा है ना, जो वायु है ये पृथ्वी पर भी दबाव लगा रही है। इसी को कहा जा रहा है क्या, कि पृथ्वी, ये देखिए यहाँ पे, कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अभी आपने देखा ही था, वायुमंडल का क्षोभ मंडल में भी देखा था, और अभी हमने बताया कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ेंगे वायुदाब कम होने लगेगा। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा, समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। ठीक, और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ये घटता जाता है। ठीक, और क्या कहते हैं, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। पहले शुरू में ही हमने बताया ना, वायु चक्र जब पढ़ाया था इसी में, तो वायु चक्र में आपने देखा था कि वायु जहाँ गर्म हो रही, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर की वजह से क्या है, हवा ऊपर उठ रही। वही बात कह रहा है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक, कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। ठीक, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठीक है, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, वहाँ पर हवा भारी होगी तो हवा ऊपर से नीचे उतरेगी। ठीक, वही बात कह रहा है कि भारी वायु निमज्जित होकर, निमज्जित मतलब नीचे उतर कर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक, हाई प्रेशर बनाती है। उच्च दाब के कारण क्या होता है भैया, स्पष्ट आकाश, स्वच्छ आकाश होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, वायु जो होती है सदैव कहाँ, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। यही बात कह रहा है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा हमेशा बहती है, कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, अगला है क्या भैया, पवन। पवन देखिए क्या होता है, पवन देखिए, पवन क्या है ना, वायु और पवन में यही अंतर है कि पवन जो होती है ना भाई, पवन गतिशीलता का द्योतक है, ये गतिशीलता होगी। ठीक, इसमें गतिशीलता होगी, और वायु जो होती है, वायु में गतिशीलता नहीं, वायु तो हर जगह है। पवन क्या होता है, जब चलने लगती है हवा तो हो जाता है भैया क्या, पवन। ठीक, चलिए एक चीज़ यहाँ पर मोटी मोटी बात देख लीजिए, एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है भैया, इधर देखिए, ये आप जब चांद पे जाते हैं ना, तो चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ क्या है, वायुदाब भी नहीं है। तो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं ना, तो क्या एक अंतरिक्ष का क्या कहते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं ना उसको। ठीक, अंतरिक्ष का, उसमें ऑक्सीजन सब ले करके जाते हैं वो लोग।
जिससे एक निश्चित वायुदाब बना रहता है। वायुदाब कम नहीं होना चाहिए अंतरिक्ष में जाने पर भी। ठीक, देखिए तो ये हो गया भैया पवन, समझ में आया। पवन क्या है? पवन क्या है? गतिशीलता का द्योतक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि अगर पश्चिम से पवन आ रहे तो पछुआ पवन कहेंगे। ठीक, तो मोटी मोटी बात बस यही समझ लीजिए कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक, पवन, पवन किसको कह रहे हैं? पवन, मोटी मोटी बात समझ में आई क्या? कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आपने देखा ही होगा कि सड़क पर जो घिरी पत्तियां होती हैं उनको तूफान आकर के उड़ा देता है, धूल उड़ाते रहते हैं। ठीक, बहुत तेज़ी से चलती है, कभी कभी तो बहुत आंधी तूफान आने लगते हैं, यही क्या होता है? पवन। ठीक, अब देखिए पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ से देखिएगा, ये पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भैया? ये देख लीजिए यहाँ पे कि पवन को 3 प्रकार। पहला तो होता है स्थायी पवन। स्थायी पवन क्या होता है भैया? कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए कि ये देखिए, ये है आपका भूमध्य रेखा, है ना। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में ना ये जो पूरा नीली वाली पट्टी है आप देख रहे हैं, इस पूरे नीली वाली पट्टी में क्या बनता है? भूमध्य रेखी या निम्न वायुदाब पेटी है ये। ठीक, इसको क्या कह रहे हैं? ये देखिए भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है। इतने को कहते हैं डोल ड्रम, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है ये डोल ड्रम कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा डोल ड्रम कहाँ है भैया? डोल ड्रम कहाँ बनता है? 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में भूमध्य रेखी निम्न दाब जहाँ होता है उसी को बोलते हैं डोल ड्रम। ठीक, उसके बाद देखिए जी ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बाद क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है, जिनकी दिशा इस तरीके से होती है, ऐसे। ठीक, ये देखिए इस जगह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, मतलब इतना समझिए कि ये व्यापारिक पवनें हैं। तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? देखिए व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें दोनों तरफ कहाँ से? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा से 0 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं ना, उसी कहते हैं क्या? उसी कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनों की दिशा देख लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कहाँ है? उत्तर पूरब से आ रही हैं ऐसे। ठीक, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ है? ये इनकी दिशा दक्षिण पूरब से आ रही हैं। ठीक, तो ये हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, साल भर उसी दिशा में चलेंगी। तो ये हो गई आपकी व्यापारिक पवन। ठीक, उसके बाद देखिए उपोष्ण उच्च दाब या हार्श अक्षांश किसे कह रहे हैं? ये देखिए हार्श अक्षांश किसे कहते हैं? 35 डिग्री नॉर्थ 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में ना क्या है? उपोष्ण उच्च दाब है, इसी को हार्श अक्षांश कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, हार्श लेटीट्यूड ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है कि हार्श अक्षांश किसको कहते हैं भैया? कि 35 डिग्री नॉर्थ से 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में हार्श अक्षांश होता है, याद रखना हार्श अक्षांश। ठीक, और इसके ऊपर 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन सी? पछुआ पवन चलती है। कहाँ से? 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। ठीक, और ये इनकी दिशा क्या होती है? ये देख लीजिए ऐसे चलती हैं ये। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व ये चल रही हैं हवाएं। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये पछुआ पवन है, 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चल रही हैं। इनकी दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इनकी दिशा है। ये हमेशा एक ही दिशा में इसी तरीके से चलती रहती हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका ध्रुव। कौन सा ध्रुव? ये देखिए अधो ध्रुवीय निम्न दाब है। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है? पूर्वी पवन चल रही है। पूर्वी पवन, ध्रुवी पूर्वी पवन है ना, पोलर विंड इन्हें कहते हैं, पोलर विंड कह रहे हैं। तो पोलर विंड की दिशा भैया किधर से है? देख रहे हैं ये ऐसे चल रही हैं, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम जा रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ जा रहे हैं भैया? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम इनकी दिशा है। ये क्या है? ध्रुवीय पवनें हैं, याद रखिएगा।
और इसके ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है, ये 90 डिग्री के आसपास। तो ये सभी जो पवनें अभी हमने दिखाया ना, ये सभी पवनें क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, अस्थाई पवनों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, अस्थाई पवन के बारे में। ठीक, ये पवनें अस्थाई हैं। व्यापारिक पश्चिमी तथा पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। दूसरा भैया मौसमी पवनें, मतलब मौसम के अनुसार ये बदल जाती हैं। तो इसमें भारत की जो मानसूनी पवनें हैं ना, बहुत फेमस है। तो 6 महीने, जैसे भारत वाला एरिया है ना, ऐसे समझ लिए कि जैसे ये भारत वाला एरिया है, तो 6 महीने हवाएं इधर से ऐसे चलेंगी। ठीक, तभी तो मानसून का आगमन होता है। और उसके बाद 6 महीने ये हवाएं उत्तर से दक्षिण चलेंगी, मतलब ऊपर से नीचे आएंगी और 6 महीने उधर जाएंगी। इसीलिए तो क्या होता है, ये इन्हें कहते हैं मौसमी पवनें, यानी 6 महीने पर ये अपना दिशा बदल देती हैं। उसके बाद है भैया क्या, अस्थाई पवनें, स्थानीय, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही, किसी एक क्षेत्र में ये हवाएं चलेंगी, इसी को कहते हैं क्या, कि स्थानीय पवनें। ठीक, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ही चलती हैं। जैसे क्या होता है कि स्थल और जल होता है समीर। स्थल जल समीर का मतलब आपको पता है कि जैसे दिन में क्या होता है, दिन में ऐसे समझ लीजिए, यहाँ बता देता हूँ, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हो गया स्थल और ये हो गया जल। ठीक, ये हो गया जल, ये हो गया स्थल। तो दिन के समय क्या होगा, दिन के समय आप देखेंगे कि ये स्थल जो है ना, स्थल जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ की हवा ऐसे ऊपर उठेगी। ठीक, यहाँ खाली स्थान होगा तो और लेकिन पानी ये धीरे धीरे गर्म होगा, तो धीरे धीरे गर्म होगा तो इस पानी के ऊपर की जो हवाएं हैं ना, वो कहाँ, स्थल की ओर चलेंगी। तो इस तरीके से जो हवाएं चल रही ना, इसी हवा को क्या कहते हैं, जलीय समीर। ठीक, जलीय समीर दिन में चलेगा। रात में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रात की क्या स्थिति हो जाएगी, देखिए जैसे ये स्थल हो गया, ये हो गया स्थल और ये हो गया जल वाला। यहाँ से अब रात वाला सीजन है, तो रात में क्या होगा, पानी धीरे धीरे करके हो जाएगा एकदम, रात दिन भर पानी गर्म हुआ, स्थल क्या हो गया, जल्दी से हो गया ठंडा। अब जो स्थल ठंडा हो गया तो यहाँ से हवाएं अब ऊपर से नीचे उतर रही हैं ना, लेकिन क्या हो रहा है कि पानी अभी है गर्म। तो पानी जब गर्म है, स्थल हो गया ठंडा, तो यहाँ से हवाएं अब पानी की तरफ जाएंगी। ठीक, इधर जाएंगी हवा, रात में हवाएं जल की तरफ जाएंगी। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थल से हवा जा रही थी, इसको कहेंगे स्थलीय समीर। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि डेली हवा में परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं भैया, ये स्थानीय विंड है, ये लोकल विंड हो गया। ठीक, इसी को लोकल विंड कह रहे हैं हम। ठीक, ये स्थानीय विंड। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय जो हवा होती है ना भैया, पवन, इसे क्या कहते हैं, लू। याद रखिएगा, लू तो सब लोग जानते हैं, इससे परिचय भी है लू का। उत्तरी भारत में ये लू चलती है, याद रखना। ठीक, तो ये कैसी हवा है, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। और कहीं कहीं ये स्थानीय हवाएं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं, जैसे चिनूक है ना, चिनूक है, हरमट्टान है। ठीक, इन सब हवाओं का नाम है। आगे जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर चलेंगे तो हम इसके बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर तो भाई कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो उसमें कितना चीज़ें बता दिया जाएगा आपको। ठीक, एक तो है चक्रवात, प्राकृतिक आवेश होता है ये, जिसमें क्या होता है भैया कि आंधी तूफान बरसात के साथ बहुत तेज़ी से बारिश होती है, यही तूफान होता है। ये कहते हैं प्राकृतिक आपदा होती भैया, ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक, चलिए अब है भैया आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है, देख लीजिए कि ये आर्द्रता क्या होती है, जब, याद रखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। ठीक, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मोटी मोटी बात बस इतना समझ लीजिए, क्या कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कह रहे हैं, आर्द्रता। वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसे कह रहे हैं आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, क्या होगा कि इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी
कम होती। जब जब वायु ज़्यादा गर्म होगी तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवायु धारण करने की क्षमता, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक, आगे देखिएगा। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी है, पानी की मात्रा है, तो कहाँ से जल्दी वो सूख जाएगा। ठीक, हमारे शरीर में पसीना जो होता है वो भी नहीं सूखता। जैसे जुलाई अगस्त वाली जो गर्मी होती है ना, उससे क्या होता है कि उमस पैदा होती है। क्यों, क्योंकि पसीना सूखता ही नहीं है, वायुमंडल में नमी है, तो आपका पसीना वायुमंडल में जा ही नहीं रहा है, सूख ही नहीं रहा है वायुमंडल, इसलिए बड़ा उमस वाला मौसम हो जाता है। ठीक, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो तब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक, जलवाष्प संघनित होकर क्या होता है भैया, ठंडा होकर जल की बूंद बना देता है। वही जलवाष्प जब धीरे धीरे करके ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो पानी की बूंद बन जाएगा और यही फिर क्या होगा, बादल के रूप में जल बूंदों का ही एक जो समूह है वो बन जाएगा। जो बादल है बादल बन जाएगा, जल की बूंद बन जाएगी, तो ऊपर जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो बादल बन जाएगा। ठीक, और जब क्या होगा, जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती, तब क्या होती है, बारिश होने लगती है। ठीक, मोटी मोटी बात समझ लीजिए क्या, कि जैसे जैसे ये जलवाष्प वाली हवा ऊपर उठेगी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, इतना ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, तब ये अपने आप को रोक नहीं पाएगी और नीचे बारिश होने लगती है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखिए, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते जाते हैं। ठीक, इनके इंजनों से जो निकलती है नमी संघनित होती है। ठीक, वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ पे आपको दिखाई देती है। आपने देखा ही होगा इसे, कि जहाज उड़ती है तो उसके पीछे पीछे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बन जाती है। ठीक, चलिए, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षा होती है ना, यही तो कहलाता है क्या, वर्षा। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा, भौम जल मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है या पानी है, ज़मीन सतह वाला जो पानी है वही वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, ये बात याद रखिए। जब पहाड़ी पार्श्वों में से पेड़ और काट दिए जाते हैं तो क्या होगा, वर्षा जल क्या होगा, अनावृत पहाड़ों से नीचे बहने लगता है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर से पेड़ काट दिए तो वहाँ पर से क्या होगा, जो नदी है ऐसे बहते हुए जब बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा भैया, कि वो इस इलाकों में क्या करेगी, बहुत तेज़ी से, जहाँ पर ये पहाड़ का किनारा है इस तेज़ी से क्या करेगी, बाढ़ ला देगी ना। पेड़ पौधे रहेंगे तो थोड़ा रुक के आएगी, पेड़ पौधे नहीं है तो बाढ़ ला देगी। तो इससे क्या होगा, निचले जो इलाके हैं ना इसमें बाढ़ आ जाती है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भैया क्या होगा कि जैसे बारिश होती है तो बारिश के हिसाब से क्या होता है, वर्षा के जो 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कितने कौन कौन से भैया, एक तो होती है संवहनी वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। ठीक, ये देखिए, ये चक्रवाती वर्षा दिखा रहा है कि ठंडी हवा बहुत तेज़ी से इधर आ रही है और गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो क्या हो रहा है, इसी वजह से बादल क्या है, बहुत तेज़ी से बरसात करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये आर्द्र वायु क्या है, जैसे जैसे पर्वतों पर ऊपर उठते जाती है और ऊपर जब जाएगी तो ठंडी हो गई तो फिर बरसात कराने लगी, तो पहाड़ों पे बरसात होने लगी। तो ये हो गया भैया पर्वतीय वर्षा। ठीक, उसके बाद ये संवहनी वर्षा देख लीजिए, जब वायु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठने लगी, और यही गर्म वायु जब ऊपर उठते उठते एकदम ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऊपर का तापमान ठंडा है और ठंडा होने की वजह से क्या होगा कि ये वायु भी ठंडी हो जाएगी और क्या होगी, बरसात कराने लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से जो क्रियाविधि के आधार पर, इस तरीके से क्या हो गया भैया कि क्रियाविधि के आधार पर वर्षा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक, चलिए, वर्षण के दूसरे रूप में हिम सहित वृष्टि क्या होता है, ओला पड़ता है। जब बरसात हो रही, बरसात के साथ अगर बर्फ़ गिरने लगी तो क्या हो गया भैया, वो ओला हो गया। ठीक, चलिए, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा तो है बहुत ज़रूरी है भैया। ठीक, इससे क्या होता है, हमको एक तो जल प्राप्त होगा, ठीक, धरातल को। ठीक, और यदि वर्षा कम हो जाएगी तो जल की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक, इसके विपरीत स्थिति हो जाएगी। और देख लीजिए, इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती तो बाढ़ आ जाती है।
तो ठीक भैया, ये सब संतुलन बना रहना चाहिए, पृथ्वी का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो ये हो गया आज हमारी चौथी क्लास भैया। ठीक, जल्दी से हम मिलेंगे इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए कर भैया, पसंद आए तो एक बार कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक, चलिए नमस्कार।